अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दोज कॉन्सेप्ट्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट एज बीइंग अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइनर। और आज हमने पढ़ने हैं दे आर ग्राफ पैटर्न्स। ठीक है, तो इफ वी आर सॉफ्टवेयर डिजाइनर्स और वी इफ वी आर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट, वी मस्ट नो के प्रोग्राम या कोड किस तरह होता है। इसीलिए अगर हमें ये नहीं पता, तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कोडिंग करनी है और आपको यही नहीं पता कि बेसिक फंडामेंटल्स क्या हैं, तो आप एक अच्छे कोडर नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसी तरह अगर आपने एक अच्छा सॉफ्टवेयर डिजाइनर या आर्किटेक्ट होना है, तो आपको मस्ट प्रोग्रामिंग की, कोडिंग की जो फंडामेंटल्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह से आप एक अच्छा और एक इफेक्टिव और एक स्मार्ट सॉफ्टवेयर डिजाइन जो है वो प्रोड्यूस कर सकेंगे। इसी तरह से जैसे हम कहते हैं ना कि एक घर का जो है वो एक आर्किटेक्चर होता है, इसी तरह से आपके जो सॉफ्टवेयर के आर्किटेक्ट्स हैं उनके भी कुछ डिजाइन प्लान्स होते हैं। जब भी आपने कोई नया सॉफ्टवेयर या कोई नया डिजाइन जो है वो बनाना होता है। ठीक है, जैसे हमने पहली बात की थी, जो घर का आर्किटेक्ट होता है, आर्किटेक्चर होता है, या घर के लिए जो कोई आप आर्किटेक्ट हायर करते हैं, वो भी कुछ नक्शे बनाता है, कुछ ब्लूप्रिंट्स बनाता है डिजाइन के। इसी तरह जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट है वो नॉर्मली जो सॉफ्टवेयर के डिजाइन या सॉफ्टवेयर के नक्शे या सॉफ्टवेयर के प्रोटोटाइप्स या जो भी आप उसको कह लें विजुअल्स हैं, उनको डिजाइन करने के लिए नॉर्मली जो लैंग्वेज यूज की जाती है दैट इज यूएमएल। राइट। तो इसी कॉन्सेप्ट पे लेके हम अपने लेक्चर को शुरू करते हैं, और आज जो हमने डिस्कशन करनी है दे आर सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न्स। ठीक है, डिजाइन पैटर्न्स अभी इस कोर्स से पहले आपने यकीनन यूएमएल डिजाइनिंग का अपनी किसी भी यूनिवर्सिटी में, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक है, आपने जरूर जो है वो यूएमएल डिजाइनिंग में सॉफ्टवेयर एनालिसिस एंड डिजाइन का कोर्स या सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन के टाइटल से आपने कोर्सेज पढ़े हुए होंगे। सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन या जो भी जिस भी आपने टाइटल से कोर्स पढ़ा हुआ है, उसमें आपने जो है ना वो कुछ आर्टिफैक्ट्स या कुछ डिजाइन डायग्राम्स जरूर पढ़ी होंगी, जिसमें क्लास डायग्राम और सीक्वेंस डायग्राम्स आपने पढ़ी होंगी। ठीक है, आपने डोमेन मॉडल्स जो हैं वो पढ़े होंगे कि जो डोमेन मॉडल्स हैं वो बिजनेस मॉडलिंग के वक्त यूज करते हैं, और जो डोमेन मॉडल्स हैं वो नॉर्मली जब भी आपसे पूछा जाता है किसी भी इंटरव्यू में, या जब भी पैनल के सामने आप आते हैं, अपने क्लास डायग्राम्स बनाई हो या एनालिसिस के ड्यूरेशन में, यानी कि आपने बिजनेस मॉडलिंग के वक्त आपने डोमेन मॉडल्स बनाए हो, तो अक्सर आपसे एक क्वेश्चन होता है, हाँ जी दोनों में क्या फर्क है, या कभी एग्जाम में आ गया हो तो आप अक्सर कहते हैं कि जी डोमेन मॉडल में जो है वो फंक्शंस या रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती, क्लास डायग्राम में होती हैं। तो बेसिकली जो है वो इंशाल्लाह हम आगे भी काफी इस पर डिस्कशंस करेंगे कि डोमेन मॉडल जो है ना वो बेसिकली कॉन्सेप्चुअल एंटिटीज है। ठीक है, रियल वर्ल्ड की एंटिटीज हैं, जबकि जो क्लास डायग्राम्स हैं उसके अंदर जो है वो आप एक्चुअल एंटिटीज को, सॉफ्टवेयर एंटिटीज को, सॉफ्टवेयर क्लासेस को जो है ना आप कवर करते हैं। और जो आपका क्लास डायग्राम है उसमें नॉर्मली जो है वो रियल वर्ल्ड क्लासेस के साथ साथ हमारे पास जो है वो बहुत सारी कुछ और क्लासेस भी शामिल होती हैं। वो इंशाल्लाह ताला जब हम डिजाइन पैटर्न्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपके सामने जो है ना वो आती चली जाएंगी चीजें। तो जो ग्राफ पैटर्न्स हैं वो हमें सिर्फ यही नहीं बताते कि आपने नई सॉफ्टवेयर क्लासेस जो हैं वो किस तरह जो है वो आपने डिजाइन करनी है, बल्कि वो आपको ये भी बताते हैं कि एक क्लास डायग्राम में कौन सा फंक्शन जो है वो अपनी कौन सी क्लास को जो है ना अपना असाइन करना है, कौन सी क्लास जो है वो कौन सी दूसरी क्लासेस के, यानी कि जो है वो ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर रही होगी, और आपने फिर उनके दरमियान डिपेंडेंसीज को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, तो ये वो मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको जो है वो जब भी आपने सॉफ्टवेयर क्लासेस को जो है वो डिजाइन करना है, तो आपको जो है वो ग्राफ पैटर्न्स हेल्प करते हैं। तो फिर ग्राफ पैटर्न्स जो है वो नॉर्मली जो आप यूएमएल में जो आपने डायग्राम्स पढ़ी थी वो उनमें नॉर्मली जो है वो मेजर दो हमारे पास जो है वो आर्टिफैक्ट्स हैं जिनके ऊपर ये बेस करता है या उनसे रिलेटेड है डिजाइन पैटर्न्स। वन इज योर क्लास डायग्राम एंड सेकंड वन इज योर सीक्वेंस डायग्राम। ठीक है, तो अपनी डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। अब जो डिजाइन पैटर्न्स हैं नॉर्मली जो हैं वो मेजर दो आपके सामने आपने क्लासेस डिजाइन पैटर्न्स के या नाम आपने जो है ना, या दो फैमिलीज आपने डिजाइन पैटर्न्स की सुनी होंगी। वन इज ग्राफ्स जो कि हमारे आज की डिस्कशन का जो है वो टॉपिक है, और वन इज गैंग ऑफ फोर। ठीक है, अगर हम ग्राफ्स की बात करें तो वो
पर्टिकुलरली जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइनिंग के लिए जो है वो यूज किया जाता है। हमारे अगले जो फर्दर लेक्चर्स हैं उसमें हम अपने गैंग ऑफ फोर को भी डिस्कस करेंगे। तो जो डिजाइन पैटर्न्स हैं जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, डिजाइन पैटर्न्स बेसिकली जो है वो बेस्ट प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस को जो है हाईलाइट करता है। अ, अब ये किस तरह के, अब ये जो पैटर्न्स हैं ये बेसिकली आपको क्या फायदा देते हैं कि ये एक अच्छे डिजाइनर को, एक अच्छे कोडर को एक नाइब डिजाइनर या कोडर से जो है ये मुख्तलिफ करते हैं। ठीक है, इन पैटर्न से पता चलता है कि आप कितने बेहतरीन डिजाइनर हैं अगर आपने इन पैटर्न्स को या इन बेस्ट प्रैक्टिसेस को अगर अपने डिजाइन में, अपने कोड में यूज किया है। तो इनके इस्तेमाल से ही या इनके इस्तेमाल ना करने से या इनको कंसिडर ना करने से ही आपके अच्छे और मासूम किस्म के डिजाइनर होने में जो है ना वो फर्क पता चल जाता है। नॉर्मली जैसे मैंने पहले ही बताया कि डिजाइन पैटर्न्स जो है वो आपके दो मेन आर्टिफैक्ट्स हैं यूएमएल के जिनके साथ डील करता है। वन इज क्लास डायग्राम एंड सेकंड वन इज योर सीक्वेंस डायग्राम, राइट। तो फिर अब अगर हम बात करें कि डिजाइन पैटर्न्स बेसिकली क्या हैं, तो डिजाइन पैटर्न्स जो हैं वो आप ये समझें कि जैसे अगर पैटर्न्स की बात करें, ठीक है, पैटर्न बेसिकली आप क्या होता था बचपन में आपको याद होगा, आप स्टेंसिल्स आप यूज करते थे जिसके अंदर मल्टीपल शेप्स बनी होती थी, स्टार्स, क्लाउड्स और ट्राइंगल एंड स्क्वायर। आप पेंसिल पकड़ते थे, उसके अंदर आप जो है ना वो ड्रॉ करते थे और वो उसी फॉर्म में, उसी शक्ल का जो है ना वो एक शेप आपके सामने बन के आ जाती, राइट। या इसके अलावा आप देखें कि जो इंडस्ट्रीज हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, उसके अंदर जो है ना जैसे मोल्ड्स होते हैं, मोल्ड बने हुए होते हैं, उसके अंदर बस आप कपड़ा जो है ना वो उसमें आता जाता है और वो जो एक प्रॉपर डिजाइन या एक वो जो टेक्सचर सा होता है वो उस कपड़े के ऊपर जो है ना वो छपता चला जाता है। तो वो एक कंसिस्टेंसी किस्म का या कंसिस्टेंट किस्म का जो है वो एक पैटर्न पूरे जो आपका कपड़ा है उसके ऊपर जो है वो प्रिंट होता चला जाता है। तो अगर हम पर्टिकुलरली जो है वो अगर हम सॉफ्टवेयर की टर्म में डिजाइन पैटर्न्स की बात करें, तो बेसिकली जो डिजाइन पैटर्न्स हैं आप ये समझें कि ये एक जो है ना वो ट्राइड एंड टेस्टेड सोल्यूशन है, राइट। आपको जो है वो कुछ प्रैक्टिसेस, आपको कुछ गुड सॉल्यूशंस दे दिए गए हैं। कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम, एक पर्टिकुलर सिचुएशन, उसके अगेंस्ट आप ये सोल्यूशन जो है वो यूज करें। तो वो क्या है कि वो एक आपको प्रॉब्लम सोल्यूशन पेयर की फॉर्म में आपको एक डिजाइन पैटर्न जो है वो प्रोवाइड कर दिया गया। ये जो है ये अब ये जो ट्राइड एंड टेस्टेड सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। आप ये समझें कि जैसे आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं और आपको जो है कोई उस प्रॉब्लम में से निकलने का कोई आपको क्या उसे कहते हैं, जैसे आम जुबान में हम जुगाड़ कहते हैं, ठीक है। मतलब जुगाड़ नॉट इन अ नेगेटिव सेंस, इन अ पॉजिटिव सेंस, कि आपको जो है वो कोई उसका जो है ना वो कोई तरीका बता रहा है कि जी ये मसला है तो इसका ये हल आप जो है ना करें, राइट। तो क्या है कि और ऐसे मसले के लिए एक ऐसा प्रॉब्लम जो रिकरिंग प्रॉब्लम हो। रिकरिंग का क्या मतलब होता है, रिकरेंस से निकला है। रिकरेंस क्या होती है, मतलब एक ऑन एंड ऑन जो प्रोसीजर होना होता है। तो ये जो है ना ये ट्राइड एंड टेस्टेड सॉल्यूशंस होते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए जो कि रिकरिंग प्रॉब्लम्स हैं। और ये जो ट्राइड एंड टेस्टेड सॉल्यूशंस हैं, ये यहाँ ये जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, ये अच्छे डिजाइनर्स जो प्रैक्टिशनर्स जो मतलब इतने अरसे से प्रैक्टिस कर रहे हैं डिजाइनिंग की, कोडिंग की, यानी कि जो एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, ये ट्राइड एंड टेस्टेड सॉल्यूशंस या ये जो डिजाइन पैटर्न्स हैं ये उन्होंने जो है वो बनाए हैं या उन्होंने जो है वो प्रोड्यूस किए हैं या उन्होंने इन्वेंट किए हैं, ये कह रहे हैं आप। और ये जो है आपको किसी भी, आप जो भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आप जो भी आप जिन भी प्रॉब्लम्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जिन भी सॉफ्टवेयर डिजाइन के ऊपर काम कर रहे हैं, ये उसमें नए आने वाले जो भी आपके पास आपने सॉफ्टवेयर बनाने हैं या जिन भी प्रॉब्लम डोमेन पे आप काम कर रहे हैं, आपको उनके ऊपर उनके ऊपर मतलब कह लें कि उनके इश्यूज को सॉल्व करने के लिए आपको ये जो डिजाइन पैटर्न्स हैं ये आपको हेल्प करते हैं, ताकि आप इन पैटर्न्स को अप्लाई करके आने वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, अगर आपने नाम सुना, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कम्युनिटी है जिसमें बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो क्या है कि ये पैटर्न्स जो हैं वो वहां पे जो है वो प्रोड्यूस किए गए, वहां पे सीनियर डेवलपर्स के प्रपोजल्स पे उन्होंने जो है ये प्रपोज किए और उसके बाद ये तब से लेके अब तक यूज हो रहे हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी देखें, ये भी एक पैटर्न है, आपको कुछ फीलिंग आ रही होगी, ये देखें एक प्रॉपर पैटर्न है इसका, ये डिजाइन का। यहाँ पे भी देखें बिल्डिंग्स का एक प्रॉपर जो है वो पैटर्न है। तो पैटर्न्स आपको हर जगह नजर आएंगे। ये ट्राइड एंड टेस्टेड सॉल्यूशंस आप हर जगह पे जो है वो देखेंगे। अगर हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की भी बात करें, तो जो डिजाइनर्स हैं या जो डेवलपर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वो गाड़ियों को स्क्रैच से, यानी कि फिजिक्स के जितने भी लॉज हैं उनको यूज करते हुए स्क्रैच से नहीं बनाते, बल्कि आजकल जितनी भी डिजाइनिंग हो रही है वो क्या हो रही है, मॉड्यूल डेवलपमेंट हो रही है, कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट हो रही है। कंपोनेंट्स को, इक्विपमेंट्स को रीयूज करके डिजाइन जो है वो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। तो हर डिजाइन जो है वो, एक बात आपने याद रखनी है कि हर डिजाइन हर तरह के प्रॉब्लम में, हर तरह के जो अभी आप इस प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम होगी या एक पर्टिकुलर सिचुएशन होगी जिसके ऊपर कोई खास किस्म का डिजाइन पैटर्न जो है ना वो अप्लाई होगा उस मसले को हल करने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हर दवाई हर तरह के मर्ज के लिए जो है वो एप्लीकेबल नहीं होती। एक खास किस्म की दवाई एक खास किस्म की बीमारी के लिए जो है वो ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है। इसी तरह हर तरह के प्रॉब्लम, हर तरह के इशू के लिए हर तरह का डिजाइन पैटर्न जो है वो सूटेबल नहीं होता। पर्टिकुलर सेट ऑफ सिचुएशन होती है, पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके ऊपर कोई डिजाइन प्रॉब्लम जो है वो, डिजाइन पैटर्न्स जो हैं वो अप्लाई किए जाते हैं। तो हमने जब भी कभी भी कोई एप्लीकेशन बिल्ड करनी है, एप्लीकेशन डिजाइन करनी है, कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम डिजाइन करना है, तो ये नहीं कि जैसे अभी तक आप कोडिंग करते चले आ रहे हैं विदाउट प्लान, विदाउट एनालिसिस, विदाउट डिजाइन, विदाउट किसी भी मतलब कह लें कि एक इंजीनियरिंग अप्रोच के, कि आप बस जैसे ही आपको पता चला आपने बनाना के एंड जस्ट यू जस्ट जंप इनटू द कोड। नॉर्मली जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं वो ये करते हैं। तो अब जो है वो आपने प्रॉपर उसकी प्लानिंग करनी है, प्रॉपर डिजाइनिंग करनी है। क्यों? क्योंकि हमने जैसे पहले बात की कि हमने सॉफ्टवेयर को फ्लेक्सिबल, मेंटेनेबल, रीयूजेबल और अपग्रेडेबल बनाना है। ठीक है। तो जो आपके, जब भी आप डिजाइन पैटर्न की बात करते हैं तो डिजाइन पैटर्न्स का एक खास स्ट्रक्चर है जिसको वो फॉलो करते हैं, डिजाइन पैटर्न्स। ठीक है। अब उसमें जो उनका एक खास स्ट्रक्चर है वो क्या है कि जब भी कोई डिजाइन पैटर्न होगा तो उसका क्या होगा, एक सबसे पहले उसके चार हिस्से होंगे। किसी भी डिजाइन पैटर्न के हम आगे स्टार्ट करेंगे बात करनी तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहले उसके पूरे स्ट्रक्चर में होती हैं चार चीजें। सबसे पहला क्या होता है, हर डिजाइन पैटर्न का कोई नाम होता है। ठीक है। दूसरा हिस्सा क्या है कि वो किस प्रॉब्लम को या किस रिकरिंग सिचुएशन को या किस रिकरिंग प्रॉब्लम को जो है वो एड्रेस कर रहा है, वो क्या प्रॉब्लम है या वो क्या रिकरिंग इशू है जिसके लिए वो पैटर्न जो है वो डिजाइन किया गया। तीसरा, वो क्या सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। राइट। ये, और चौथा कि आप जो है उसकी एक एग्जाम्पल भी देते हैं उस डिजाइन पैटर्न को इंट्रोड्यूस करने के लिए, कि इस डिजाइन पैटर्न को आप कैसे प्रैक्टिकली यूज करेंगे। ठीक है। नंबर वन, पैटर्न का नाम। नंबर टू, कि कौन सी प्रॉब्लम या कौन सी सिचुएशन है जिसके लिए ये यूज कर सकते हैं। तीसरा क्या है कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सोल्यूशन आपने जो है वो प्रोवाइड करना है, जिसको उसी टाइप के प्रॉब्लम के लिए मल्टीपल टाइम्स जो है उस सोल्यूशन को आप यूज कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उस सोल्यूशन को काफी दफा जो है वो क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। राइट। उस रिकरिंग प्रॉब्लम के लिए। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि अगर कोई भी जो है वो आपका सोल्यूशन है जो कि किसी भी तरह के सिस्टम के लिए काम किया है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल वो ई कॉमर्स सोल्यूशन के लिए या इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड बेस्ड सोल्यूशन के लिए अगर वो काम किया है, तो वो जो है वो क्या उसी तरह के सिस्टम्स के लिए आगे भी काम करे। ठीक है। समटाइम्स कभी कभी ऐसा भी होता है, ये भी आप बात याद रखिएगा, कि ये जो पैटर्न्स हैं ये कभी कभी कुछ ट्रेड ऑफ्स भी हमारे सामने लेके आते हैं, कि हमें थोड़ा सा कभी कभी जो है ना वो समझौता जिसे कहने करना पड़ता है कुछ सिचुएशंस में। जैसे अभी मैं आपको आगे बताऊंगी, एक जैसे एक कंट्रोलर पैटर्न है। ठीक है। कंट्रोलर पैटर्न क्या करता है, वन ऑफ द ग्राफ पैटर्न है कंट्रोलर पैटर्न। ये आपको बहुत चांसेस होते हैं कि ये आपको हाई कपलिंग की तरफ लेके जाए, कंट्रोलर पैटर्न। अब इसी तरह से कुछ और कॉम्प्रोमाइजेस भी हैं, क्योंकि जो कि आपने जब भी पैटर्न्स यूज करने हैं, कि फॉर एग्जांपल अगर आप बात कर रहे हैं कि अगर आप मेंटेनेबिलिटी अगर अचीव करना चाह रहे हैं, तो फिर इसमें कभी कभी इस मेंटेनेबिलिटी को अचीव करने के चक्कर में हमारी जो एफर्ट है वो बहुत ज्यादा लगने शुरू हो जाती है। तो फिर हमें उन सिचुएशंस को दिमाग में रखते हुए हमें कुछ ट्रेड ऑफ्स करने पड़ते हैं इन पैटर्न्स को यूज करते हुए। बट नो प्रॉब्लम, हम इंशाल्लाह ताला इसको आगे मजीद डिस्कस करेंगे।
रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्रिवन डेवलपमेंट हमने करनी है। आपको पता है कि बेसिकली जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन का जो कोर है वो क्या है, कि आपने क्लासेस को आपने असाइन करनी है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दैट्स द मेन कंसर्न। ठीक है, कि मेथड्स को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्लासेस में आपने जो है वो इस तरह रखना है कि एक कंपार्टमेंटलाइजेशन का, एक मॉड्यूलराइजेशन का जो एक एसेंस है, या एक जो मकसद है, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जिसके ऊपर फोकस करती है, इनकैप्सुलेशन है, उसको ठीक तरह से जो है वो जस्टिफाई किया जा सके। राइट। तो हमें क्या है कि जब भी आप अपना डिजाइन करते हैं, जब भी आपकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो फाइनल होती हैं, और आप जब भी डोमेन मॉडल बनाते हैं, तो जब आपने क्लास डायग्राम की तरफ मूव करते हैं, यानी कि जैसे अब आपको पता है कि डोमेन मॉडल हमारे पास जो है वो एज सिस्टम की मॉडलिंग के दौरान, बिजनेस मॉडलिंग के दौरान, एनालिसिस के दौरान आप क्रिएट करते हैं, और जो हमारा सॉफ्टवेयर क्लासेस हैं वो टू बी सिस्टम या सॉफ्टवेयर जो आपका जो है वो सिस्टम कंपोनेंट्स जब आप डिजाइन करना शुरू करते हैं, सॉफ्टवेयर की तरफ मूव करना शुरू करते हैं, तो आप सॉफ्टवेयर क्लासेस बनाना शुरू करते हैं। तो क्या है कि उन सॉफ्टवेयर क्लासेस में क्लासेस जो हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट, या जो आपने डिफाइंड रिक्वायरमेंट्स की हैं उनको फुलफिल करने के लिए क्लासेस या उनके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपस में मैसेज पासिंग के थ्रू या मैसेज कॉलिंग के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, और वो जो रिक्वायरमेंट होती है, वो जो बिजनेस गोल होता है वो अचीव करते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट पैटर्न्स की तरफ, जिनको इन शॉर्ट ग्रास्प कहते हैं, जो कि जर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट पैटर्न्स कहलाते हैं। ये मेन 9 पैटर्न्स हैं, जिनमें से 5 जो है वो बेसिक पैटर्न्स हैं या फंडामेंटल पैटर्न्स हैं, और जो बाकी के 4 हैं दे आर एक्सटेंडेड पैटर्न्स। ठीक है। तो आज के लेक्चर में जो है वो हम अपने 5 पैटर्न्स को कवर करेंगे, जो कि हमारे 5 फंडामेंटल पैटर्न्स हैं। सबसे पहला हमारा पैटर्न है क्रिएटर पैटर्न। ठीक है। क्रिएटर पैटर्न क्या कहता है कि हु क्रिएट्स, राइट। कि अब क्या है कि आपने जो है वो क्लासेस, किसी, आपको ये बात अच्छी तरह पता होगा कि कोई मुआवजा नहीं होता कि जिसके अगेंस्ट क्लासेस जो है ना वो क्रिएट की जाती हैं। देयर वुड बी सम क्लासेस जो कि किसी क्लास के ऑब्जेक्ट्स को या दूसरी क्लासेस को जो है वो क्रिएट कर रहे होंगे। अब कौन किसको क्रिएट कर रहा होगा, एक्चुअली दैट्स द क्वेश्चन। ठीक है। तो अब जो क्रिएटर पैटर्न है उसमें पैटर्न का, जैसे मैंने आपको बताया था कि 4 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा क्या होता है, नाम। नाम क्या है इस पैटर्न का, क्रिएटर। दूसरा क्या होता है, प्रॉब्लम, के ये किस तरह के मसले को सॉल्व करेगा। तीसरा क्या है, उसका एक सोल्यूशन। और चौथा क्या है, उसकी एक एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल्स आगे आ रही हैं। सबसे पहले हम इनके 4 हिस्सों को देख लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्रिएटिंग अ न्यू इंस्टेंस ऑफ सम क्लास, कि आपने किस क्लास को जो है वो नॉमिनेट करना है कि वो किसी दूसरी क्लास के इंस्टेंस को क्रिएट करे, राइट। और सोल्यूशन क्या है कि determine which class should create instance of a class based on the relationship between potential creator classes and the class to be instantiated। अब ये हम आगे देखते हैं कि क्या सोल्यूशन दे रहे हैं। अब ये देखें, जैसे यहाँ पे बात हो रही थी कि नेम क्या है इस पैटर्न का, क्रिएटर पैटर्न किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, कि अगर हमारे पास 2 क्लासेस हैं, एक है क्लास ए और एक है क्लास बी, तो हमने ए क्लास का इंस्टेंस जो है वो हमने क्रिएट करना। तो अगर हम कहते हैं, अब हमारे पास बेशुमार क्लासेस हैं, ठीक है, हमारे पास सी भी है, डी भी है, एफ भी है, बी भी है। तो हम अब इन बाकी क्लासेस में हम सबको चेक करेंगे कि कौन इस काबिल है, या कौन इस, मतलब आप ये समझें कि जैसे एक बेटी का रिश्ता आया, ठीक है, और 3-4 प्रपोजल है। हमने ए बेटी है हमारी, और हमने जो है ना वो शादी करनी है, और हमारे पास बी नाम का बॉय भी है, सी डी एफ जी एच एंड अप टू सो ऑन। तो आप उन सबको कुछ पैरामीटर्स के ऊपर, कुछ आपके पास क्राइटेरिया है, उसके ऊपर आप चेक करेंगे कि हाँ जी, इन सारे रिश्तों में से कौन सा ऐसा रिश्ता है जिसको आप जो है ना वो इस काबिल समझते हैं कि आप जो एक है उसकी क्रिएशन की या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उसको दे दें। ठीक है। तो अब जो है वो आपके पास क्रिएटर क्या कहता है कि देयर शुड बी सम रीजन, राइट। अब आप क्या करते हैं कि अगर आपने क्लास, किसी एक क्लास को दूसरी क्लास के, और आपको ये भी बात पता है कि अगर हम सीक्वेंस डायग्राम की बात करें, तो सीक्वेंस डायग्राम में बिल्कुल ऐसे नहीं होता कि बस आप जो है ना वो सारी क्लासेस जो है ना वो एक ही लेवल पे जो है वो क्रिएट हो जाए। ये बात आपको
बताओ कि कुछ ऐसे टाइम की बेस पे, कुछ ऐसे ऑर्डर की बेस पे जो क्लासेस हैं वो क्रिएट होती हैं, कुछ मतलब ऐसा जो है वो कोई कंस्ट्रेंट्स होते हैं जिसकी बेस पे आप, ये नहीं कि आप एक ही लेवल पे सारी क्लासेस को एक ही वक्त में आप क्रिएट कर दें। कभी एक क्लास पहले क्रिएट होती है और कुछ देर के बाद या कुछ सिचुएशंस में कुछ वो जो क्लास है वो बाद में दूसरी क्लासेस को जो है वो क्रिएट करती है। अब जैसे हम बात करें कि आपने, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि अगर आपने कोई क्लास क्रिएट करनी है और उसमें मल्टीपल कैंडिडेट क्लासेस हैं, तो आपके पास कोई रीजन होना चाहिए, कोई रैशनल होना चाहिए कि आपने उनकी उस क्लास की क्रिएशन, उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स की क्रिएशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसी क्लास को आपने क्यों दी है। ठीक है, अब आपको खुद भी अंदाजा होगा कि जब भी आप कोई रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ क्लासेस होती हैं। ठीक है, और आप उन सब क्लासेस के इंस्टेंसेस को एक ही वक्त में जो है वो जनरेट नहीं करते। वो डिपेंड करता है, जैसे मैंने पहले ही कहा, कि वो किस हिसाब से जो है वो जनरेट होंगी। तो अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि क्लास ए का जो है वो इंस्टेंस क्रिएट करना है और हमारे पास बेशुमार कैंडिडेट क्लासेस हैं और वो हर कैंडिडेट क्लास कह रही है कि मैं जो है ना क्रिएट करूंगी, मैं क्रिएट करूंगी, तो आप किस कैंडिडेट क्लास को जो है वो आप सिलेक्ट करेंगे कि वो ए क्लास का इंस्टेंस जो है वो क्रिएट करे। अब अगर थाउजेंड्स ऑफ क्लासेस में से हम कहते हैं कि क्लास बी जो है वो ए क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करेगी, ठीक है, तो आपने जो है वो देखना है कि इनमें से, ये जो आपके सामने चार पांच सिचुएशंस नीचे रखी हुई हैं, इनमें से कोई एक भी अगर फुलफिल करती है, सारी भी कर सकती हैं, मगर एटलीस्ट अगर कोई एक हो जाती है, बी क्लास बी अगर हम कह रहे हैं कि हम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, तो अगर क्लास बी के बारे में कोई भी इनमें से एक ट्रू हो जाती है तो फिर हम क्या करेंगे कि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करेंगे कि वो ए क्लास के इंस्टेंस को क्रिएट करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहली जो हमारे पास है कि बी कंटेन्स और कॉम्पोजिशन और एग्रीगेट्स ए इन अ कलेक्शन। ठीक है, यानी कि इनके दरमियान एग्रीगेशन रिलेशनशिप, पार्ट होल रिलेशनशिप, कंटेनमेंट रिलेशनशिप, कॉम्पोजिशन रिलेशनशिप अगर मौजूद है तो इसका मतलब है कि जो बी क्लास है वो इस काबिल है कि वो ए क्लास के इंस्टेंस को क्रिएट कर सके। जैसे आपने ये रिलेशनशिप्स पढ़े होंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, जिनका मैंने नाम लिया एग्रीगेशन, कॉम्पोजिशन, ठीक है, पार्ट होल रिलेशनशिप। एग्रीगेशन जो है वो थोड़ा वीक रिलेशनशिप है एज कंपेयर टू योर कॉम्पोजिशन, आपको पता है, ये आइडिया होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी ए क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करना है, तो बी जो है वो किस, अब फॉर एग्जांपल आप देखें इस पैरामीटर पे कौन से अब सिचुएशन, अब एग्जांपल देखें जैसे डॉक्यूमेंट और सेक्शन। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट जो है वो सेक्शंस को होल्ड कर रहा होता है, एक डॉक्यूमेंट के अंदर मल्टीपल सेक्शंस होते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि डॉक्यूमेंट का इंस्टेंस पहले क्रिएट हुआ होगा और फिर डॉक्यूमेंट का इंस्टेंस जो है वो सेक्शन के इंस्टेंसेस को क्रिएट कर रहा होगा। इसी तरह आप देखें कार है, कार के अंदर क्या है, उसके स्पेयर पार्ट्स, तो इसका क्या मतलब है कि कार पहले क्रिएट हुई होगी तो वो जो कार का इंस्टेंस है वो कार के स्पेयर पार्ट्स के इंस्टेंसेस को जो है क्रिएट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कार जो है वो इंजन के इंस्टेंसेस को क्रिएट करेगी। इसी तरह फंक्शन आपका जो है, सॉरी, फर्नीचर जो है, ठीक है, फर्नीचर जो है उसके अंदर मल्टीपल पार्ट्स होते हैं, तो फर्नीचर की जो क्लास है वो उसके अपने मल्टीपल पार्ट्स को जो है वो क्या करेगी, क्रिएट करेगी। इसी तरह आप अगर देखें ये लूडो का एग्जांपल देखें, तो लूडो का बोर्ड जो है वो, लूडो के बोर्ड के अंदर मल्टीपल स्क्वायर्स होते हैं, राइट, कि अगर बोर्ड ही नहीं होगा तो उसके अंदर जो स्क्वायर्स हैं वो अलग से एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो जो लूडो का बोर्ड है वो इंस्टेंस जो है वो उसके स्क्वायर के इंस्टेंसेस को जो है वो क्रिएट करेगा। इसी तरह आप देखें कि एक सेक्शन है, आप लोगों के सेक्शंस होते हैं क्लासेस के, एक सेक्शन के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं, राइट। आप देखें स्टूडेंट और सेक्शन का जो है वो एग्रीगेशन का रिलेशन है, कॉम्पोजिशन का रिलेशनशिप नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉम्पोजिशन, मैंने आपको क्या कहा था, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का रिलेशनशिप है कि जिसमें जिस चीज को कंपोज किया जा रहा होता है वो अगर चीज नहीं रहेगी तो क्या होगा कि उसके जो पार्ट्स हैं वो भी उसका जो है ना हिस्सा नहीं रहेंगे। मगर यहाँ पे एग्रीगेशन में क्यों कह रही हूँ, क्यों, क्योंकि अगर सेक्शन नहीं भी रहता तो आप स्टूडेंट स्टिल जो है वो आपकी अपनी एक आइडेंटिटी मौजूद है, राइट। तो क्या है कि सेक्शन की क्लास जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल होगी फॉर क्रिएटिंग द इंस्टेंसेस ऑफ क्लास के पार्टिसिपेंट्स, उसको करने के। ठीक हो गया, यानी कि यही वही बात है कि जैसे एक क्लास है, एक चीज है, कंटेनर, उसको हम क्या कह रहे हैं, होल। ये जो होल पार्ट रिलेशनशिप में कह रही हूँ ना कि एक क्लास है वो कंटेनर है और जो जिसको वो कंटेन कर रही है वो पार्ट है, तो फिर क्या है, होल क्लास जो है ना जिसको हम होल कह रहे हैं वो पार्ट के क्लासेस के पार्ट की क्लास के इंस्टेंसेस को है वो जो जो है वो जनरेट करेगी।
ठीक है, जैसे मैंने अभी बात किया था कि कार जो है वो होल है और उसके स्पेयर पार्ट्स जो है उसके पार्ट है, तो फिर क्या है, कार क्लास जो है वो जनरेट करेगी स्पेयर पार्ट्स के इंस्टेंस को, ये पहले वाले क्राइटेरिया के मुताबिक। ठीक हो गया, तो फिर इसका क्या मतलब है कि जो कंटेनर क्लास है वो क्या करेगी, इंस्टेंस क्रिएट करेगी अपने मेंबर के क्लासेस को। तो फिर इसका मतलब है कि व्हेन बी इज अ कंटेनर, ठीक है, देन इट विल बी होल्डिंग मेनी क्लासेस ऑफ ए टाइप्स। तो फिर इसका क्या मतलब है कि पहले बी क्रिएट होगा और फिर जो बी क्लास है वो ए के इंस्टेंसेस को क्रिएट करेगी। अब हम चलते हैं इसके दूसरे कंडीशन पे, जिसमें क्या है कि बी होल्ड करता है ए के रिकॉर्ड्स को, या बी मेंटेन करता है ए के रिकॉर्ड्स को। कि यानी कि ए जो है वो कोई कुछ कर रहा है, कोई काम कर रहा है, और बी जो है ना वो ए के रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहा है। जैसे अगर हम एक बात करें, जो पहले आपको पता है, एक ये भी तो कैश एंड कैरीज आ गई है, उससे पहले एक जो एक जनरल स्टोर होता होता था, एक दुकान होती होती थी, उसके अंदर क्या होता था, एक बाबा जी होते थे, उन्होंने एक रजिस्टर रखा होता था जिसके अंदर वो क्या कर रहे थे, सारा दिन की जो उनकी सेल्स हो रही हैं उनके जो है ना वो रिकॉर्ड्स लिख रहे होते थे। तो इसका क्या मतलब है, वो जो अपने अपने पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल की जो केस स्टडी है उसको अपने किसी काफी सारे कोर्सेज में आपने डिस्कस किया होगा, आपके इंस्ट्रक्टर्स ने आपको बताया होगा। तो उसमें क्या है कि वो जो सेल की क्लास है, सॉरी जो सेल रजिस्टर की क्लास है, वो जो है उसके अंदर आप काफी सारी सेल्स को जो है आपका क्या कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इस क्राइटेरिया के मुताबिक जो सेल का सेल रजिस्टर का जो आपका क्लास है वो होल्ड कर रही है आपकी, या रिकॉर्ड कर रही है आपकी सेल के रिकॉर्ड्स को। तो इसका मतलब है कि जो सेल रजिस्टर की क्लास है वो क्रिएट करेगी सेल के इंस्टेंसेस को। अब जैसे एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे अगर कोई किसी भी कंपनी का सीईओ है, ठीक है, तो जो उसका पर्सनल असिस्टेंट है वो सीईओ की सारी एक्टिविटीज को क्या कर रहा है, वो रिकॉर्ड कर रहा है या होल्ड कर रहा है या मेंटेन कर रहा है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि जो आपका वो पीए है वो उसके जो है वो सारे के सारी एक्टिविटीज को जो सीईओ के उसको क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि जो पीए है वो उसके इंस्टेंस को क्रिएट करेगा। इसी तरह एकेडमिक ऑफिसर जो है आपका, वो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके डेटा को जो है वो होल्ड कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि एकेडमिक ऑफिसर जो है वो स्टूडेंट्स के जो है ना वो ट्रांसक्रिप्ट को जनरेट करेगा, उनके इंस्टेंसेस को क्रिएट करेगा। इसी तरह अब थर्ड क्राइटेरिया हम देखते हैं। थर्ड क्राइटेरिया क्या कहता है कि हाउ वन क्लास क्लोजली यूजिंग अदर क्लास, कि आपकी जो क्लास बी है अगर उसको कहते हैं कि तुम ए का इंस्टेंस क्रिएट करो, तो ये देखना है कि क्या वो कितना क्लोजली क्लास के जो है वो उस क्लास को होल्ड करे, यूज कर रही है, सॉरी। अब किस तरह, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यूजेज की, तो जो कैशियर है, आपको पता है कि प्राइस कैटलॉग की जो है हमारी एक क्लास है, प्राइस डिस्क्रिप्शन की जो है हमारी क्लास है। तो क्या है कि जो कैशियर है वो प्राइस कैटलॉग को बार बार जो है वो चेक कर रहा होता है, जब भी उसने प्राइसेस को, आइटम के प्राइसेस को उसने चेक करना होता है या उसने देखना होता है। तो इसका क्या मतलब है कि प्राइस कैटलॉग का जो इंस्टेंस है वो कौन क्रिएट करेगा, कैशियर क्रिएट करेगा। इसी तरह से आपको पता है सेल लाइन आइटम, आपने पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल की आपने केस स्टडी पढ़ी होगी कि जो सेल लाइन आइटम का जो इंस्टेंस है, सेल लाइन आइटम कौन सा आइटम होता है कि वो जो आप उस वक्त अपनी बास्केट में डाल के, आइटम्स तो बहुत सारे हैं ना किसी कैश एंड कैरी में, आइटम्स की बात नहीं कर रहे, आइटम क्लास की बात नहीं कर रहे, सेल लाइन आइटम की बात कर रहे हैं कि सेल लाइन आइटम वो आइटम है जो आप काउंटर पे लेके आए हैं अपनी बास्केट में डाल के, द आइटम्स जो कि आप खरीदना चाह रहे हैं। तो वो जो आइटम्स हैं वो क्लोजली रिलेटेड है आइटम डिस्क्रिप्शन की क्लास के, कि सेल लाइन आइटम की जितनी भी डिस्क्रिप्शन है वो किसके अंदर है, आइटम डिस्क्रिप्शन की क्लास के अंदर। और ये भी आपको याद होगा, ये भी आपके इंस्ट्रक्टर्स ने आपको बताया होगा कि जब भी ये हमने क्यों किया था, सेल लाइन आइटम की जो आइटम की डिस्क्रिप्शन है वो हमने अलग क्यों की थी आइटम डिस्क्रिप्शन क्लास में, क्यों, क्योंकि अगर कोई आइटम आपके स्टॉक में नहीं भी रहता, खत्म भी हो जाता है, तब भी उसकी डिस्क्रिप्शन हमारे पास सेफ रहे। तो उसको इसलिए हमने जो एक अलग क्लास में जो है वो हमने सेव किया था, राइट। तो फिर ये भी एक क्राइटेरिया जो कि आपने चेक करना है जब भी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपने बाकी सारे कैंडिडेट क्लासेस में से बी को देनी है तो। और लास्ट क्या है कि बी हैज द इनिशियलाइजिंग डेटा फॉर ए, या वन when one class has the data to initialize the other class instance, या वन क्लास हैज द इनिशियलाइजेशन डेटा फॉर द अदर क्लास, कि एक क्लास के पास जब दूसरी क्लास के इंस्टेंस को क्रिएट करने के लिए जो अगर डेटा मौजूद है, तो फिर जिसके पास डेटा मौजूद है वो रिस्पॉन्सिबल होगी दूसरी क्लास को जनरेट करने की। इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसी है
कि आपने बिल जनरेट करवाना है या आपने रिसीट जो है वो आपने जनरेट करवानी है। तो फिर इसका क्या मतलब है, बिल तो तभी बनेगा ना जब सेल होगी। तो इसका मतलब है कि जो रिसीट रिसीट के ऊपर होती है वो इंफॉर्मेशन कौन सी होती है, रिसीट के ऊपर जो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो एक सेल की होती है। तो इसका मतलब है कि रिसीट को जनरेट करने के लिए या बिल को जनरेट करने के लिए जो डेटा चाहिए वो सेल की क्लास के पास है। तो फिर इस लॉ के मुताबिक या इस क्लॉज के मुताबिक या इस रैशनल के मुताबिक या इस रीजन के मुताबिक आप क्या कहेंगे कि सेल की क्लास जो है वो रिसीट के इंस्टेंस को क्रिएट करेगी, क्योंकि बिल जो है, जो बिल आपने जनरेट करना है उसके ऊपर जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो सेल की क्लास के पास है। राइट। तो क्या है कि जो आपकी एक क्लास का कंस्ट्रक्टर है उसको ऐसा डेटा चाहिए जो कि आपकी दूसरी क्लास के अंदर मौजूद है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो मैंने आपको बात की है कि बिल क्लास का जो इंफॉर्मेशन है वो का सेल की क्लास जो है ना होल्ड करिए। तो इसका मतलब है कि जो सेल की क्लास है वो रिस्पॉन्सिबल है कि आपके बिल के क्लास के इंस्टेंस को वो क्रिएट करे। आई होप इट वुड बी क्लियर टू यू ऑल विद मल्टीपल एग्जांपल्स। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि ये क्या कह रहा है कि क्रिएटर पैटर्न से कि क्रिएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एक्टिविटीज इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम, so it is useful to have a general principle for the assignment of creation responsibilities। तो फिर क्या है वो हमारे पास मल्टीपल हमने जो रीजंस देखे, you guys should have a rational why you are assigning a responsibility of creation of an instance of a class to any other class। ये आपके पास प्रॉपर एक इसकी जो है ना वो जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। और अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि जी फॉर एग्जांपल सेल लाइन आइटम का इंस्टेंस है वो किसको आपने जो है ना वो आपने अलॉट करनी है रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो फिर हमने इसका जो है वो रीजन देख लिया कि वो किसको देना है आपने सेल की क्लास को। तो हम यहाँ पे जो है ना वो एक रिलेशनशिप देख लेते हैं मल्टीपल क्लासेस और उनके मल्टीपल रीजंस। तो ये देखें कि अगर आपके पास एक सीक्वेंस डायग्राम में आपके पास जो है आपको मल्टीपल क्लासेस के इंस्टेंसेस जो है वो क्रिएट करने हैं और अब आप कंफ्यूज हैं कि कौन सी क्लास का इंस्टेंस जो है वो कौन क्रिएट करेगा या किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कौन सी क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो यू मस्ट नो द रीजन। अब अगर हम यहाँ पे देखें मल्टीपल हमारे पास जो है ना वो क्लासेस हैं, एक रजिस्टर की क्लास है, एक सेल की क्लास है, एक कैशियर की क्लास है, एक सेल लाइन आइटम की क्लास है, एक सेल आइटम लाइन आइटम की डिस्क्रिप्शन की क्लास है। तो अगर आप देखें अगर हम रजिस्टर की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे एक सेल है, सेल लाइन आइटम और सेल डिस्क्रिप्शन। अब देखें पहले हमने बात की कि रजिस्टर जो है वो बहुत सारी सेल्स का जो है वो रिकॉर्ड कंटेन कर रहा होता है, होल्ड कर रहा होता है या रिकॉर्ड कर रहा होता है। तो इसका क्या मतलब है कि पहले रजिस्टर की क्लास बनेगी और वो क्रिएट करेगी मल्टीपल सेल्स। ठीक है, वो जो है वो क्रिएट करेगी सेल के इंस्टेंस को। और इसी तरह जो सेल है वो बहुत सारे सेल लाइन आइटम का जो रिकॉर्ड है अपने अंदर रख रहा होता है, क्योंकि देखे ना एक सेल हो रही है, आपने मल्टीपल सेल लाइन आइटम, आपने ग्रोसरी का आइटम एक अलग है, इलेक्ट्रॉनिक्स का एक अलग है, ठीक है, इसी तरह मल्टीपल आइटम्स हैं आपके पास। तो वो क्या है कि मल्टीपल इंस्टेंसेस, तो क्या है सेल जो है वो होल्ड कर रही है सेल लाइन आइटम को। तो इसका मतलब है कि ये जो है इसके इंस्टेंसेस को सेल की क्लास जो है वो क्रिएट करेगी। और इसी तरह सेल लाइन आइटम जो है वो क्लोजली यूज कर रहा है या सेल लाइन आइटम की जो डिस्क्रिप्शन है वो सेल लाइन आइटम की क्लास जो है वो क्लोजली रिलेटेड है उससे। तो इसका मतलब है कि सेल लाइन आइटम की डिस्क्रिप्शन की जो क्लास है वो कौन क्रिएट करेगा, सेल लाइन आइटम। राइट। इसी तरह से अगर कैशियर की बात करें तो कैशियर जो है, अब आपसे अगर मैं क्वेश्चन करूं कि रजिस्टर की क्लास को कौन क्रिएट करेगा, तो योर आंसर शुड बी कि उसको कैशियर जो है वो क्रिएट करेगा, क्योंकि कैशियर जो है वो रजिस्टर को जो है वो क्लोजली यूज कर रहा है। ये जो हमारा यहाँ पे यहाँ वो उसको रिकॉर्ड कर रहा है। तो ये देखें यहाँ पे ये वाला भी जो है वो हमारा कंडीशन फुलफिल होती है और ये भी कंडीशन फुलफिल होती है। तो इस रूल के मुताबिक कैशियर जो है वो रजिस्टर की क्लास को क्रिएट करेगा। राइट। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी वही एग्जांपल है कि देखें यहाँ पे जो है वो सेल का इंस्टेंस, जैसे फॉर एग्जांपल पीछे से कॉल आई, सेल का इंस्टेंस क्रिएट हुआ और सेल के इंस्टेंस ने सेल लाइन आइटम को जो है वो सेल ने सेल लाइन आइटम को होल्ड किया हुआ है। तो ये देखिए इस रूल के मुताबिक यहाँ पे इसने इसको जो है वो क्रिएट किया। राइट। और इसी तरह ये देखें यहाँ पे भी वही है कि सेल ने सेल लाइन आइटम को जो है वो क्रिएट किया और यहाँ पे जो है सेल प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन जो है वो सेल लाइन आइटम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि देखें, क्योंकि यहाँ पे जो है वो सेल लाइन आइटम को जो है वो सेल जो है वो होल्ड कर रहा है, एग्रीगेशन हो रही है यहाँ पे।
यहाँ पे भी आपको एक जो है वो सीक्वेंस डायग्राम के जो है वो आपको उस तरीके से बताया हुआ है कि जो एक रजिस्टर है, ठीक है, रजिस्टर के अंदर आपने जो है वो मल्टीपल सेल्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि रजिस्टर की क्लास को आपने सेल का इंस्टेंस क्रिएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, और यहाँ पे जो आपकी सेल की क्लास है उसको आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है कि वो सेल लाइन आइटम का इंस्टेंस जो है वो क्रिएट करे, राइट। तो यहाँ पे भी उसको इस तरह से जो है वो आपको क्लास डायग्राम में बताया हुआ है, और यहाँ पे जो है वो आपको एक सीक्वेंस डायग्राम की तरह जो है ना वो आपको बताया हुआ है। तो इसको मैं एक और तरीके से भी आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एकेडमिक ऑफिस की बात करें, तो एकेडमिक ऑफिस जो है वो सेक्शंस का डेटा जो है ना वो होल्ड कर रहा होता है। तो क्या है, तो जो एकेडमिक ऑफिस है वो जो है वो क्रिएट करेगा सेक्शंस को, और सेक्शंस के अंदर जो है वो मल्टीपल स्टूडेंट्स है, तो जो सेक्शन है वो सेक्शन के पार्टिसिपेंट्स को जो क्रिएट करेगा, राइट। आप देखिए मैंने जैसे लूडो की भी आपको एग्जांपल दी, लूडो के जो बोर्ड के अंदर स्क्वायर्स हैं उसकी अपनी करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। एक बोर्ड के अंदर मल्टीपल जो है वो स्क्वायर्स हैं, और हर एक स्क्वायर की अपनी एक जो है वो प्रॉपर्टी की उसका कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ उसकी डायमेंशंस हैं, कुछ उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि बोर्ड का इंस्टेंस जो है वो पहले क्रिएट होगा, और बोर्ड का इंस्टेंस जो है वो फिर उसके बाद स्क्वायर के इंस्टेंसेस को क्रिएट करेगा। आई गेस आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे भी यही बात देखें कि यहाँ पे मोनोपोली गेम है, और ये बोर्ड के इंस्टेंस को क्रिएट करेगी, और फिर बोर्ड के अंदर जो है वो मल्टीपल आपके पास स्क्वायर्स है। तो इस तरह से जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस तरह से जो है वो आगे चलती जाएंगी। यहाँ पे भी देखें, बोर्ड है, बोर्ड जो है वो बोर्ड के अंदर मल्टीपल जो है वो स्क्वायर्स है, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है कि अगर बोर्ड नहीं रहेगा तो स्क्वायर्स भी नहीं रहेंगे, तो कॉम्पोजिट रिलेशनशिप है स्क्वायर का, इसलिए जो है वो बोर्ड जो है वो स्क्वायर्स को कंटेन कर रहा है, इसलिए बोर्ड वुड बी रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट द इंस्टेंसेस ऑफ योर स्क्वायर क्लास। यहाँ पे बाय क्रिएटर स्क्वायर जो है वो कौन क्रिएट कर रहा है, बोर्ड। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने आगे नेक्स्ट अपने पैटर्न की तरफ, दैट इज इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट। इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा क्लास जिसके पास इंफॉर्मेशन हो, जो किसी काम का एक्सपर्ट हो, आपने इस चीज के ऊपर फोकस करना है। अब जैसे वही बात कि हमने क्या कहा था कि जब भी आपके पास कोई डिजाइन पैटर्न होगा तो उसका एक नाम होगा, एक प्रॉब्लम होगा जिसको वो सॉल्व कर रहा होगा, और उसका एक सोल्यूशन होगा जो कि वो प्रपोज कर रहा होगा, या एक सोल्यूशन होगा जो वो दे रहा होगा। तो अब देखें, आप बेसिकली अब तक जब भी जो भी आप डिजाइनिंग करते आए अपने फाइनल प्रोजेक्ट में, अपने कोर्स के प्रोजेक्ट में, या अपनी जिस तरह भी अपनी असाइनमेंट्स में काम किए, जब भी आपको क्लास डायग्राम बनाने को दे दी जाती है, तो आप लोग नॉर्मली क्या कर रहे होते हैं, आप ये कर रहे होते हैं कि बस आपने क्लासेस बनाई और आपके पास ढेर सारे मेथड्स हैं, एंड बस जिसे कहते हैं ना तुक्के मार मार के ना, जी इस मेथड को उधर पहुंचा दो, इस मेथड को उधर पहुंचा दो, इसको इधर लिख दो, अच्छा ये मेथड रह गया, अच्छा किस क्लास में मेथड कम, चलो इसको इधर डाल दो, विदाउट किसी रैशनल के, विदाउट किसी रीजन के, आप जस्ट जिसे कहते हैं ना एक्सपेरिमेंट्स ही कर रहे होते हैं इधर उधर। फाइनली प्रोजेक्ट की रिपोर्ट्स में ये चीजें नजर आ रही होती हैं। तो फिर आपके पास प्रॉपर रैशनल होना चाहिए कि आपने किसी क्लास को कोई मेथड क्यों असाइन किया। यू शुड हैव अ प्रॉपर जस्टिफिकेशन, यू हैव शुड हैव अ प्रॉपर रीजन बिहाइंड इट। कि आपसे कोई पूछे तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट एनफ कि क्या आप जस्टिफाई कर सकें आंसर अपना कि व्हाई डिड यू अलॉट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एनी पर्टिकुलर क्लास, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास जो है ना वो, लेट सपोज कोई आपके पास 150 फंक्शन है और आपके पास कोई 6-7 क्लासेस हैं, आप क्या करते हैं, वही बात कि आप रैंडमली देते हैं, ये एक रॉन्ग अप्रोच है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने जो है कोई भी फंक्शन किसी क्लास को इस तरह असाइन करना है। मैं नहीं कहती, ये इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट कहता है कि आपने किसी भी क्लास को कोई फंक्शन इस तरह असाइन करना है कि जिस क्लास के पास उस फंक्शन को या उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने की सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है, आपने वो मेथड उस क्लास को दे देना, ठीक है। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि जो आपके मेंबर फंक्शन है किसी भी क्लास में, उनको कुछ पैरामीटर रिक्वायर्ड होता है, कुछ डाटा मेंबर्स चाहिए होते हैं जो कि उस फंक्शन को जो है वो फुलफिल करें। क्योंकि आपको पता है ना कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जैसे हमने डिस्कशन का आगाज इस पे किया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में कंपार्टमेंटलाइजेशन या इनकैप्सुलेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो एक स्ट्रॉन्ग उसका पिलर है। हम क्या करते हैं कि हम डेटा मेंबर्स को और जो आपके मेंबर फंक्शंस हैं उनको एक कंपार्टमेंट में जो है वो बंद कर देते हैं, राइट। जैसे आपने जो है वो क्या किया
कि आपने क्लास बनाई, उसके अंदर मेथड्स दिए, उसके डेटा रेलिवेंट डेटा मेंबर्स दिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपने क्लास में जो है वो इररेलिवेंट डेटा मेंबर्स और इररेलिवेंट मेथड्स के साथ उसको जो है ना कंपार्टमेंट कर दिया, ठीक है। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको याद होगा कि जब मतलब कोविड आया था तो हम सब जो है ना घर में क्वारंटीन हो गए थे। क्या था, अब ये नहीं था कि आपको जो है ना आपके टीचर्स के साथ हमने जो है ना वो क्वारंटीन कर दिया था, आप अपने घर वालों के साथ ही जो है ना वो लॉकडाउन में जो थे ना क्वारंटीन हुए थे। तो क्या है, इसी तरह आपने जो मेथड्स हैं और उनके डेटा मेंबर है उनको रेलिवेंसी के बेस पे आपने जो है ना कंपार्टमेंटलाइजेशन करनी है किसी भी क्लास में, कि वो जो डेटा मेंबर्स हैं, वो जो मेथड्स हैं वो उन डेटा मेंबर्स को यूज करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपने कंपार्टमेंटलाइजेशन या एनकैप्सुलेशन क्यों की थी, कि जब आप डेटा मेंबर्स को उनके मेथड्स के साथ इन कंपार्टमेंटलाइज कर देते हैं या एनकैप्सुलेट कर देते हैं, तो फिर उनकी आउटसाइड वर्ल्ड के साथ जो है वो इंटरेक्शन बहुत लिमिटेड हो जाती है। तो ये पैटर्न क्या कहता है, ये भी यही बात कहता है कि क्लास को उसके अंदर कौन से फंक्शंस जो है ना वो आपने प्लेस करने हैं, राइट। डेफिनेटली आपने जो मेंबर फंक्शंस हैं उनको ऐसे आपने जो है ना वो असाइन करना है क्लासेस को जहां पे उनको मैक्सिमम डेटा मेंबर जो है ना वो उस फंक्शन को फुलफिल करने के लिए जो है ना वो मिल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अब आपने एक देखा होगा कि आप जब भी पास आउट होते हैं तो आप क्लियरेंस कराते हैं, ठीक है। आप स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी के, आपने अपना सेमेस्टर आपने कंप्लीट कर लिया, आपकी डिग्री ऑलमोस्ट फिनिश हो गई, तो आप क्या करते हैं, क्लियरेंस कराते हैं। अब इसके लिए क्या है, आपको मल्टीपल डिपार्टमेंट्स यूनिवर्सिटी के जो होते हैं उनको कंसल्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हॉस्टल, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स ऑफिस, स्टूडेंट सर्विसेज एंड अप टू सो ऑन, लैब, ठीक है। तो आपको क्या है कि उनके साथ सबके साथ आपको कंसल्ट करके उन सबसे क्लियरेंस लेनी पड़ती है। साथ ही आपको एकेडमिक ऑफिस से भी जो है वो कंसल्ट करना पड़ता है। अब क्या है, अगर फॉर एग्जांपल एक मेथड अगर मैं सपोज करूं कि अलाउ क्लियरेंस का एक मेथड है, तो इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट के मुताबिक अब आप देखें कि इस फंक्शन को फुलफिल करने के लिए सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन कौन सी क्लास के पास है, डेफिनेटली एकेडमिक ऑफिसर की क्लास के पास है, एकेडमिक ऑफिस के पास है। क्यों? क्योंकि एकेडमिक ऑफिस के पास जो है वो 60% मैक्सिमम अगर आप कहें जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी जो है ना मौजूद है। यानी कि इन्फॉर्मेशन मैं किसको कह रही हूँ, एट्रीब्यूट्स, पैरामीटर्स, डेटा मेंबर्स, उस सबसे ज्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो उसके पास है। तो अब ये जो मेथड है हमारा अलाउ क्लियरेंस, ये हम किसको अलाउट करेंगे, हम देंगे एकेडमिक ऑफिसर को, एकेडमिक ऑफिस की क्लास को जो है ना हम देंगे। फॉर एग्जांपल उनके पास कौन कौन सा जो है ना वो फंक्शन पैरामीटर्स हैं इस मेथड को, अलाउ क्लियरेंस के मेथड को जो है ना फुलफिल करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल उनके पास इंफॉर्मेशन है डेफिशिएंसी कोर्सेज की, आपका जीपीए कितना है एंड अप टू सो ऑन। और ये क्या है, ये प्राइवेट मेथड, प्राइवेट मेंबर्स। आपको पता है कि जो डेटा मेंबर्स होते हैं किसी क्लास के वो क्या होते हैं, प्राइवेट होते हैं। और फिर हर क्लास का अपने गेटर सेटर्स होते हैं। और अब देखें, अब अगर आपने अलाउ क्लियरेंस करनी है तो अब आप देखें कि 60% तो इन्फॉर्मेशन चले एकेडमिक ऑफिस की क्लास के पास है, मगर फिर भी अभी 40% जो इन्फॉर्मेशन है वो उसको मल्टीपल और क्लासेस से लेनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 40% जो है ना हॉस्टल के पास है, लाइब्रेरी के पास है, आपको मल्टीपल जगह से करानी है। तो फिर क्या होगा, आप उनसे गेटर्स के थ्रू, क्यों, क्योंकि गेटर मेथड जो होते हैं वो क्या होते हैं, पब्लिक होते हैं। आपको पता है ना कि जब एक क्लास दूसरी क्लास से बात करती है तो वो अपने पब्लिक मेथड्स के थ्रू जो है वो बात करती है। तो फिर क्या होगा कि आप जो है ना वो गेटर्स के जरिए जो है ना हॉस्टल से, लाइब्रेरी से और लैब से जो है ना क्लियरेंस कराएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं गेट स्टूडेंट क्लियरेंस, लाइब्रेरी का एक मेथड है, तो उसको पास क्या करें, स्टूडेंट आईडी। इसी तरह गेट स्टूडेंट स्टेटस फ्रॉम हॉस्टल, उसको भी क्या पास कर रहे हैं, स्टूडेंट आईडी। तो अब आपको जो है वो क्या पता चल रहा है कि आपने जो है वो अलाउ क्लियरेंस का जो मेथड है वो क्यों आपने एकेडमिक ऑफिस को जो है ना वो आपने अलॉट करना है। यहाँ पे भी आप देखें कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट की जो, जैसे आपको पता था कि इसके 4 हिस्से होते हैं एक किसी भी पैटर्न के, चौथा हिस्सा क्या है, एग्जाम्पल का, कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नोइंग द ग्रैंड टोटल ऑफ सेल इन अ टिपिकल पॉइंट ऑफ सेल एप्लीकेशन। कि आपने सेल, टोटल सेल कैलकुलेट करनी है तो एक पॉइंट ऑफ सेल एप्लीकेशन में आप कौन सी क्लास को जो है ना ये मेथड अलॉट करेंगे, सोचिए जरा। आपके ख्याल में ये कौन सी क्लास को, ये जो ग्रैंड टोटल का मेथड है, ये आपको कौन सी क्लास को देना पड़ेगा, कौन सी क्लास के अंदर सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मौजूद है, सोचिए। डेफिनेटली सेल की क्लास के पास। सेल की क्लास जो है वो इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट है इसके लिए, क्योंकि सेल के पास ही पूरी जो, जिस भी पूरी सेल को आपने कंप्यूट करना है उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन है। तो हम क्या करेंगे, सेल को जो है, सेल की क्लास को आप ये टोटल जो है वो कंप्यूट करने की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। अब अगर यहाँ पे हम बात करें कि सेल है, सेल लाइन आइटम है और प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन है, ये जो हम इंफॉर्मेशन, सॉरी, हमने क्रिएटर पैटर्न के जरिए देखा था कि सेल लाइन आइटम के इंस्टेंसेस को क्रिएट करेगी और सेल लाइन आइटम जो है वो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन को क्रिएट करेगा।
अब अगर हमने देखना है कि टोटल का मेथड हमने क्यों प्लेस किया उधर, तो हम कहते हैं कि हम उसको सेल में जो है वो प्लेस करेंगे, उसकी क्या वजह है। ठीक है, उसकी वजह हमने देखी, हम इसलिए जो है वो हम इसको अलॉट करेंगे, क्योंकि सेल के पास जो है वो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है या पैरामीटर्स हैं उसको कंप्यूट करने के। मगर अभी भी जो उस फंक्शन को फुलफिल करने की इंफॉर्मेशन है, जो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है या सबसे ज्यादा पैरामीटर्स हैं, वो जो है वो इस सेल के पास है। अब देखें, अगर हम तीन क्लासेस की बात करें, सेल क्लास, सेल लाइन आइटम की क्लास और प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन की क्लास, तो फिर सबसे ज्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो किसके पास है? सेल के पास। इन सब में से तो हम क्या करेंगे, गेट टोटल का जो मेथड है वो अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन एक्सपर्ट हम सेल की क्लास को देंगे। अब अगर हम बात करें कि हमें सब टोटल चाहिए, सब टोटल आपको पता है ना कि वो जब आप सेल लाइन आइटम आपने देखा होगा, जब वो जो कैशियर है या सॉरी जो ऑपरेटर है वो जब स्कैन करता जा रहा होता है आइटम्स को, तो आप देख रहे होते हैं अपने पास, आपके पास जो जो आइटम स्कैन हो रहे होते हैं तो आपके पास सब टोटल आ रहा होता है। तो आप देख रहे होते हैं, हो यार ये कहीं मेरी पॉकेट, मेरी पहुंच से बाहर तो नहीं हो गया, तो कहते हैं अच्छा चलो ये निकाल दो, ये निकाल दो। वंस आपकी जब सारे कंप्लीट हो जाते हैं तो वो कहता है कि बस सेल डन कर दो। तो वो जो साथ साथ आपका आ रहा होता है ना, वो क्या होता है, वो सेल का सब टोटल होता है। तो अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन एक्सपर्ट, आपका क्या ख्याल है कि गेट सब टोटल का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम कौन सी क्लास को देंगे? डेफिनेटली योर आंसर शुड बी सेल लाइन आइटम की क्लास। क्यों? क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा जो उसकी इंफॉर्मेशन है उसको कंप्यूट करने की वो मौजूद है। देखिए, सेल लाइन आइटम सॉरी सब टोटल कंप्यूट करने के लिए देखें आपको क्या चाहिए होता है कि आपने सेल लाइन आइटम है ना, जैसे मैंने आपको क्या कहा, हर कैटेगरी, हर एक आइटम आपका एक डिफरेंट सेल लाइन आइटम है। आपके जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रोसरी के आइटम्स अलग हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स का सेल लाइन आइटम मतलब हर आइटम जो है ना वो आपका अलग अलग इंस्टेंस है। और अब आपने कितने खरीदे हैं, लाइक आपने कितने केले खरीदे हैं फॉर एग्जाम्पल, उनकी क्वांटिटी उनके प्राइस से मल्टीप्लाई होगी, राइट? तो फिर उसके बाद आपका जो है ना वो सब टोटल बनेगा। तो अब देखें, अब अगर आप एक चीज नोट करें कि इस सब टोटल को कंप्यूट करने के लिए आपको जो है वो दो चीजों की रिक्वायरमेंट है। वो क्या है? एक आइटम की प्राइस और उसकी क्वांटिटी। अब आइटम की जो प्राइस है अगर आप देखें तो वो कहाँ पे है? वो है आइटम डिस्क्रिप्शन की क्लास, राइट? मगर प्राइस सब कुछ नहीं है अकेला खाली। अब इस सब टोटल के टास्क को कंप्लीट करने के लिए डेफिनेटली आपको उसके साथ क्वांटिटी की भी जरूरत है, ठीक है, जो कि मेन थिंग है। तो अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट, हम जो सेल लाइन आइटम की क्लास में ये मेथड प्लेस कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन इसके पास है, सेल लाइन आइटम के पास। मगर अगर आप देखें तो हमें सब टोटल कंप्यूट करने के लिए जो है वो आइटम की प्राइस भी चाहिए, जो कि सेल डिस्क्रिप्शन की क्लास में है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो गेट प्राइस का जो मेथड है, जो कि आइटम डिस्क्रिप्शन के पास है, क्योंकि वो उसका इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट है इस मेथड का, हम वहां से कॉल करेंगे। जैसे आपको पता है कि गेटर मेथड्स जो है वो पब्लिक मेथड्स होते हैं, और हर क्लास जो है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए इसके पब्लिक मेथड्स यूज करती है। अगर हम गेटर गेटर मेथड यूज नहीं करते क्लासेस में, तो फिर क्लासेस को अगर जो एक दूसरे से इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो ले नहीं सकते, वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो फिर क्या है, वो गेटर के थ्रू जो है वो उसे क्या लेंगे, आइटम की डिस्क्रिप्शन की क्लास है या प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन की क्लास है, वो लेंगे कि प्राइस क्या है, और इस तरह से ये कम्युनिकेट करेंगे और ओवरऑल जो इसकी गेट सब टोटल है वो कंप्यूट हो जाएगा। आई होप आपको ये बात जरूर समझ आ चुकी होगी कि ये काम कैसे हो रहा है, ठीक है? तो फिर यहाँ पे क्या बात हो रही है कि एक्सपर्ट is not meant to be an obscure or fancy idea. It expresses the common intuition that objects do things related to the information they have. आगे बात हो रही है कि fulfillment of a responsibility often requires information that is spread across different classes or objects. That this implies that there are many partial information experts who will collaborate in the task. For example, the sale total problem ultimately requires the collaboration of three classes. देखिए, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो रही है कि कुछ इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट के मुताबिक कुछ क्लासेस फुली इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट होंगी, यानी कि एक कोई मेथड है उसको फुलफिल करने के लिए जितने भी पैरामीटर्स हैं एक ही क्लास में आपको मिल रहे होंगे। मगर जैसे अभी हमने ये सिचुएशन देखी है कि सब सब टोटल कंप्यूट करने के लिए हमें सेल लाइन आइटम और प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन को जो है वो हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें उनको जो है वो कोलैबोरेट करना पड़ रहा है। इवन टोटल के लिए भी हमें जो है वो सब टोटल चाहिए, और सब टोटल के लिए हमें जो है वो क्या चाहिए, आइटम की प्राइस चाहिए। तो इस तरह क्लासेस आपस में कोलैबोरेट करती हैं। तो कुछ क्लासेस जो हैं वो
पार्शियल इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट होती हैं किसी भी मेथड को या किसी भी फंक्शन को फुलफिल करने के लिए, उसके पास पार्शियल इंफॉर्मेशन होती है, और कुछ के पास जो होती है वो फुल इंफॉर्मेशन होती है। तो फिर क्या है कि आपको जो है वो उन पार्शियल इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट्स की कोलैबोरेशन से आपको ही एक टास्क जो है वो फुलफिल करते हैं। जैसे सब टोटल के लिए हमने मल्टीपल क्लासेस की कोलैबोरेशन, उनके गेटर मेथड्स जो है वो हमने कॉल किए थे। तो क्या है कि इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट जो है वो आपकी किसको सपोर्ट कर रहा है, वही जैसे हमने बात की इन कंपार्टमेंटलाइजेशन को, इनकैप्सुलेशन को, ठीक है, कि कम से कम जो है वो आउटसाइड वर्ल्ड के साथ जो है वो उनको कम्युनिकेट करना पड़े। इसमें क्या है, कपलिंग को जो है वो लो कर रहे हैं, और कोहेसिव को जो कोहेसिवनेस को, क्लास की कोहेसिवनेस को जो है वो हाई कर रहे हैं। और आपको पता है कि बीइंग अ गुड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट, गुड बीइंग अ गुड सॉफ्टवेयर डिजाइनर, one of the primary goal being a designer you should have in your mind that you should maximize cohesion and you should minimize coupling.